जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहली क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने आपदा प्रबंधन और ईवीएस पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन को कंप्लीट करा था। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पूरा बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो हमने आपदा प्रबंधन और ईवीएस को कंप्लीट किया था उसका नोट्स भी एप्लीकेशन में लगा दिया गया था। इसका भी नोट्स आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। बस पहले आप क्लास देख लो, फिर हम इन चीज़ों को समझा देंगे। सबसे पहले चीज़ें हमें समझनी है कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है ये एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या है। तो ये इतना सिलेबस उसका दिया गया है। ये 3 टॉपिक तो अलग से ही हैं, जो सामान्य विज्ञान आता है, भौतिकी आता है और रसायन आता है। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उसमें आपको विज्ञान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीतियां और दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग, यानी इसमें 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है प्रौद्योगिकी की नीतियां और दूसरा टॉपिक है इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान का अनुप्रयोग। तो 2 टॉपिक इसमें। फिर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, फिर प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, नवीन प्रौद्योगिकी का विकास, द्विअनुप्रयोगी और तकनीक उपयोगी प्रौद्योगिकियां, अंतरिक्ष रक्षा, ऊर्जा, नैनो सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्धियां, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ऑफिशियली सिलेबस है जो आपके विज्ञापन में दिया गया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसी तरीके से हमने आपदा प्रबंधन और पर्यावरण पारिस्थितिकी का भी बताया था आप लोगों को सिलेबस, उसमें भी इसी तरीके का दिखाया था। तो ये पहली क्लास है। हम इसी तरीके से क्लास करके, जैसे आज क्लास हो रही है, तो टॉप का कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे जितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहली क्लास है तो हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल बेसिक से लेकर के कंप्लीट करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग ये वाला कवर करने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के देख लेना, आपका आपदा प्रबंधन और ईवीएस की क्लास पूरी कंप्लीट पड़ी हुई है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जो पहला टॉपिक है इसी को कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक का हमारा क्या नाम है? भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास। तो देखो, जब विकास की हम लोग बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आज ही टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा स्कोप है। ये बहुत प्राचीन समय से ही चला आ रहा है। तो भारत ने प्राचीन काल में ही विज्ञान के कई क्षेत्रों में अहम कदम उठाए और यह विज्ञान की यात्रा का प्राचीन काल से ही चली आ रही है तथा प्राचीन काल आधुनिक काल तक में भारत ने कई चरणों में विज्ञान क्षेत्र में गौरवशाली भूमिका निभाई है। जैसे अब ये बात तो हमने समझ लिया कि प्राचीन काल से ही विज्ञान का कुछ न कुछ महत्व रहा है। अब क्या था कि जैसे प्राचीन काल में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया। एक तो प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। ठीक है, देखो चीज़ें कैसे पढ़नी है, बिल्कुल सिस्टम से जब आप पढ़ोगे, ठीक है, कोई गुत्थी है उलझी हुई है, जब आप उसका एक एक धागा निकालोगे तो आसानी से चीज़ें समझ में भी आएंगी और गुत्थी भी सुलझ जाएगी। तो पहले आप सिलेबस लिखो, सिलेबस लिखने के बाद एक एक टॉपिक को आप पढ़ो, जितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि क्वेश्चन इस टॉपिक से कितने बने हैं। ठीक है, इस टॉपिक से कितने बने हैं, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। तो सबसे पहले जैसे प्राचीन काल में विज्ञान की क्या भूमिका रही थी, तो विज्ञान की जो भूमिका की बात करें तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा प्राचीन काल में की गई, शुल्ब सूत्र का बौद्धायन के द्वारा दिया गया, पंच सिद्धांतिका दिया गई बारहमहीर के द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा, देवताओं का वध जिसको धन्वंतरी कहा जाता है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। चरक संहिता चरक की है और इसमें काय चिकित्सक के बारे में जानकारी दी गई थी और काय चिकित्सक के जनक भी कहे जाते हैं चरक को। ठीक है, सुश्रुता संहिता इसमें सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी के इनको पिता कहा जाता है और प्लास्टिक सर्जरी का तब भी ज्ञान था लोगों का। ठीक है, तो साइंस तब भी थी। और इसके बाद अष्टांग हृदय वाग्भट्ट की है। तो ये रचनाएं भी कभी कभी आपसे पूछता है, तो इनको भी आपको देखना है। मध्यकाल में जब आते हैं तो हम लोग देखते हैं सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव दिया गया था और इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। पादप कार्की में जगदीश चंद्र बसु ने कार्य किया था। भारतीय विज्ञान संस्थान 1909 में स्थापित किया गया। इसके अलावा आपने देखा होगा तोप निर्माण की कला जो डेवलप हुई थी बाबर के द्वारा, तुझ ए बाबरी उनकी किताब है, इसमें उसका उल्लेख मिलता है। भास्कर के द्वारा बीज गणित लिखी गई, जिसमें किताब का नाम था उनका लीलावती। लीलावती में बीज गणित के बारे में पूरा अच्छे से समझाया और लेखक कौन थे? भास्कर थे।
गणित का अगर सार मिलता है तो श्रीधर के द्वारा गणित सार नाम से किताब थी, उसमें गणित के बारे में उन्होंने कई अच्छे अच्छे फार्मूलेज वगैरह और ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आधुनिक भारत में अगर बात कर लेते हैं तो आधुनिक भारत में विज्ञान को बढ़ाने के लिए CSIR की स्थापना की गई 1942 में। IIT खड़गपुर, इसकी स्थापना 1951 में की गई। तो ये जो पहला IIT विद्यालय था जो खड़गपुर में, इसकी स्थापना 1951 में करी गई। इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा 1948 में चलाया गया। अब देख रहे हो आधुनिक भारत में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को स्थापित करना चालू किया गया, इस्टेब्लिश करके उन पे कार्य करना चालू कर दिया सरकार ने। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में करी, फिर अंतरिक्ष इसरो की स्थापना 1969 में करी। हरित क्रांति की भी शुरुआत 1965-66 में हुई गई। विश्व में वर्गीस कुरियन को कहा जाता है इसका जनक, और भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो ये एक उपलब्धियां रही थी जो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का सफर तय करती हैं। तो कहने का मतलब है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास सिर्फ आधुनिक काल में ही नहीं था, ये प्राचीन काल से होकर के चला आ रहा है। अब हम लोग ये तो हमने एक मोटा मोटा एक आइडिया ले लिया, एक सिनेरियो, एक मैप तैयार कर लिया कि नहीं इस तरीके से इन चीज़ों का विकास भी हुआ है। अब हम लोग एक एक बारी बारी करके इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो जो नीतियाँ बनाई गई आधुनिक काल में वो किस तरीके थी, और चैप्टर मूलतः इसी पे आधारित है कि उसकी नीतियों से ही क्वेश्चन आता है। जब आप PYQ हल करेंगे तो देखेंगे इसकी नीतियाँ भी पूछी गई हैं। जैसे पहली जो नीति आई विज्ञान नीति संकल्प, इसी को CPR कहा गया, यानी साइंटिफिक पॉलिसी रिसोल्यूशन। लॉन्च इसको 1958 में की गई। PM उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भारत की पहली विज्ञान नीति कहलाई थी। इसके तहत DRDO की स्थापना 1958 में और इसरो की स्थापना 1969 में की गई। आप मान के चलो जो इस तरीके से हैं तो क्वेश्चन जो क्रिएट होता है डायरेक्ट यहीं से बन जाता है। DRDO की स्थापना कहाँ करी गई, इसरो की स्थापना कहाँ करी गई, विज्ञान नीति संकल्प जो SPR था उसका फुल फॉर्म क्या बन सकता है, या इसकी स्थापना कब करी गई, या इसकी स्थापना किस प्रधानमंत्री जी के द्वारा करी गई, या भारत की पहली विज्ञान नीति कौन सी थी। तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से टिकल कर सकते हो, क्वेश्चन भी आप बना सकते हो, जितने क्वेश्चन यहाँ से फुटकर बन सकते थे। तो ये चीज़ आपने समझी। उसी तरीके से दूसरी जो नीति थी प्रौद्योगिकी नीति विवरण, इसको TPS कहा गया था, ये टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट कहा गया। अब ये लॉन्च हुई 1983 में। किसके समय, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उद्देश्य इसका यही था कि विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझी, दो नीतियाँ समझी, कौन कौन सी, एक विज्ञान नीति संकल्प SPR और दूसरी समझी TPS। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये PDF के लिए आपको जानकारी देते कि ये पूरा बैच है, किसका बैच है, तो ये लेखपाल का पूरा कंप्लीट बैच है। कंप्लीट में सिर्फ हम आप लोगों को 80 नंबर की तैयारी कराएंगे। 10 नंबर की DI हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, और 10 नंबर की जो आपकी हिंदी आती है, हिंदी, ये भी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो ये 20 नंबर आप छोड़ दो, 80 नंबर की तैयारी कराएंगे, जिसमें UP स्पेशल की एक बुकलेट की PDF मिलेगी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मिलेगी, कंप्यूटर की मिलेगी। इसके अलावा जितना सामान्य अध्ययन है जो उसमें ग्राम समाज वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस आता है, वो सब इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये जो चैप्टर आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो ये भी इसी बुकलेट में मिलेगा। तो तरीका ये है कि जो अभी हमने क्या कंप्लीट किया, तो उसके लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी हमने जो इसमें कंप्लीट किया है, मतलब जो एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल हो जाएगा, UP स्पेशल पूरा कंप्लीट हो गया है, आपदा प्रबंधन पूरा कंप्लीट हो गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी लगभग 90% कंप्लीट हो गया, ये बुकलेट भी 90% कंप्लीट हो गई है। कंप्यूटर अभी बाकी है, इसमें हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, पॉलिटी कंप्लीट कर दी है, इकोनॉमी कंप्लीट कर दी है, जियोग्राफी कंप्लीट कर दी है, और ये जो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ग्राम समाज, दो चीज़ इसमें रह गई हैं, और एक ये बुकलेट रह गई है। ये भी आपके लास्ट मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कंटेंट कंप्लीट हो गया है, लास्ट मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मुख्य बात ये है कि ऑफर का जो, इस बैच का जो ऑफर है वो लास्ट डेट आज ही है, ठीक है। कल से इसकी बैच की फीस भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो GS रिव्यू का ऑफिशियली एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे बैच आपको दिख जाएगा। कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको डिटेल उपलब्ध हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे टेलीग्राम और इसका एप्लीकेशन का लिंक लगा देंगे।
तो आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। कोई समस्या है बैच लेने में, आपके पास पैसा नहीं है तो मत लीजिए बैच, आप आराम से इसका नोट्स बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरीके से हमने आपदा प्रबंधन और ईवीएस कंप्लीट किया, ऐसे इस तरीके इसे भी कंप्लीट कर देंगे। एप्लीकेशन पे कोई क्लास नहीं है, सिर्फ क्लास आपकी यूट्यूब पे है। चलिए, तो 2 नीतियां हमने ऊपर पढ़ ली। तीसरी नीति हमारी देखिए, जो तीसरी नीति जो इसकी थी वो थी विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति, इसी को STP कहा गया, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। लॉन्च 2003 में हुई, किसके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। पहली बार प्रतिभा पलायन, यानी कि जो आप लोग देखते होंगे, इन्होंने क्या किया था, पहली बार प्रतिभा पलायन पे रोक लगाई थी। जैसे आपने देखा होगा कि आज भी इन चीज़ों को हम लोग महसूस करते हैं कि जो बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स हैं वो इंडिया पे न रुक करके विदेश में जॉब करते हैं अपनी, ठीक है, विदेश जा करके पढ़ाई करते हैं, विदेश में नौकरी करना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीजन आप अच्छे से समझ रहे हैं उन चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि इसका आप अच्छा देखो, यहाँ पे सेल टैक्स इंस्पेक्टर हो जाए, PCS हो जाए, IAS हो जाए, कितना पावर है। किसी साइंटिस्ट को आपने देखा कि साइंटिस्ट अगर हो जाए तो उसको कितना आप समझते हैं, कितना आप उसको करीब से जानते हैं। आपके मोहल्ले में कितने साइंटिस्ट हैं? SSC तैयारी करने वाले, ग्रुप डी की तैयारी करने वाले, बैंकिंग की तैयारी करने वाले, ठीक है, ये आपको ढेरों मिल जाएंगे, लेकिन साइंटिस्ट की तैयारी करने वाला कोई है? तो इन चीज़ों पर रोक लगाई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। तो उसी को पहली बार जो प्रतिभा पलायन का जो पे रोक लगाने का काम किया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति STP के द्वारा किया गया था। इन्होंने ब्रेन ड्रेन की समस्या को संबोधित किया था, यही है कि ब्रेन ड्रेन की समस्या, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, चौथा है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, इसी को STIP कहा गया। तो फुल फॉर्म इसका क्या था? देखो, इन नीतियों के फुल फॉर्म भी आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म इस नीति का क्या था? तो जो फुल फॉर्म इस नीति का था वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन पॉलिसी। अब लॉन्च इसको 2013 में किया गया। नारा था तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ये प्रधानमंत्री थे उस टाइम, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था। सबसे मुख्य बात ये थी कि पहली बार इन्होंने नवाचार शब्द को साइंस की नीतियों में शामिल किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पॉलिसी हमने बताई, चारों आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं 4 पॉलिसी से क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन के आता है। ये चीज़ आपने अच्छे से समझी। तो 2 पॉलिसी हमने ऊपर आपको समझा दी, एक थी SPR, दूसरी थी TPS। हमने ऊपर आपको ये चीज़ समझाई भी है कि इसमें जो आपको पढ़ना है तो 2 टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये हो जाता है प्रौद्योगिकी नीति, और दूसरा इसका दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी की जो नीतियाँ थी वो 4 नीतियाँ, जो इंपॉर्टेंट 4 नीतियाँ थी वो हमने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दी। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये कीवर्ड में आपको क्या याद रखना है। जो पहली नीति थी SPR 1958 में, इसका जो फोकस था विज्ञान पे फोकस था। जो TPS दूसरी 1983 में, उसका फोकस था प्रौद्योगिकी में। जो STF जो आई 2003 में, इसका किस में फोकस था? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी पहली विज्ञान, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरे में दोनों को सम्मिलित कर दिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। लेकिन जो STIP आई 2013 में नीति आई, उसने विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ साथ नवाचार को भी इंक्लूड कर दिया था। आई होप आप सरल भाषा में इन चीज़ों को कवर कर पा रहे होंगे। बहुत सरल है, चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। 2010 से 2020 तक के दशक को नवाचार दशक घोषित किया था मनमोहन सिंह जी ने। तो ये आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार इन चीज़ों को समझा रहे हैं। अब देखो, इसके अलावा चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनना है वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, भारत में विज्ञान के टोटल 6 विभाग माने गए। जैसे कौन कौन से थे? तो इन 6 विभागों को समझ लो। भारत में विज्ञान के प्रमुख 6 विभाग। भारत में विभाग शिक्षण संस्थान एवं औद्योगिक प्रयोगशालाएं। तो जैसे पहला था DBT, तो DBT इसी को जैव प्रौद्योगिकी विभाग कहा गया। दूसरा था DST। अब जैसे DPT था, तो इसका आपको फुल फॉर्म याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे DST का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। DOD का डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट, यानी समुद्रिक विकास विभाग। DOS का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी अंतरिक्ष विभाग। DAE का डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग। DSIR का डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी वैज्ञानिक एवं
एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, ये था। तो 11 मई 1988 को पोखरण का सफल ऑपरेशन करने के बाद 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो किसको 11 मई को मनाया जाता है, किसके कारण, तो ये हमने लिखा। तो ये जो 6 आपने विभाग पढ़े, तो इनका महत्वपूर्ण आपको क्या है, तो आपको इनके फुल फॉर्म को एक नज़र जरूर मार लेनी है। एक दो बार पढ़ लोगे, यकीन मानो ये याद भी हो जाएंगे, इतना ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अब हमने जो आपको बताया था स्टार्टिंग में, आधुनिक भारत में किस तरीके से विज्ञान का विकास हुआ, तो हमने कहा सबसे पहले CSIR की स्थापना की गई। तो CSIR से क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो CSIR को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो कवरेज करा है। जैसे CSIR का हिंदी में फुल फॉर्म है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। स्थापना इसकी 1942 में की गई। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो मंत्री होता है वो इसका उपाध्यक्ष बनता है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो SIR देश में 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और 39 दूरस्थ केंद्रों का एक सक्रिय नेटवर्क संचालित करता है। इसके अलावा यह समुद्र विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, औषधि, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर के खनन तक के विज्ञान को व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है। तो आपको याद रखने वाले जो पॉइंट थे, एक एक क्लियर पॉइंट हैं। अगर नोट्स बनाने में समस्या, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, ठीक है, एक एक PPT का, तो आपको नोट्स बनाने भी आसानी रहेगी। वरना हम इस कंटेंट को एप्लीकेशन में इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में लगवाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अब देखिए ICAR का क्या रोल है, तो ICAR का मतलब होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हिंदी में इसका मतलब हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इंग्लिश में इसी को फुल फॉर्म में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब इसका जो स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई। कब की गई, 16 जुलाई 1929 को। चलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। अध्यक्ष इसका केंद्रीय मंत्री जो कृषि मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसका 2 बार पुनर्गठन किया गया, पहले 1929 में स्थापना हुई, फिर 1965 में पहली बार पुनर्गठन हुआ, फिर 1973 में हुआ। मंत्रालय की अगर बात करते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसका संचालित किया जाता है। पूर्व नाम इसका क्या था, द इंपीरियल काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च इसका पहले नाम था। अब क्या नाम है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इसका वर्तमान में नाम है। मंत्रालय कौन सा है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। स्थापना 16 जुलाई 1929 में। फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना 1911 में की गई। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। संस्थापक सर हरकोट बटलर थे। प्रारंभ में इंडियन रिसर्च एंड एसोसिएशन के रूप में इसकी स्थापना हुई, यानी IRFA के रूप में इसकी स्थापना हुई। बाद में 1949 में IRFA का नाम बदल करके भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद कर दिया गया था। अच्छा, इसको फंडिंग कौन करता है, तो इसको फंडिंग काम करने का काम करता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। तो कीवर्ड पे आप जरूर फोकस रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको पहले भी बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं DRDO के बारे में। तो DRDO की जो स्थापना करी गई, DRDO की जो स्थापना हुई, तो DRDO की स्थापना कब हुई, तो DRDO की स्थापना 1958 में। संस्थापक भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट होता है, भारत रक्षा मंत्रालय, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री, तो वो इसको संचालित करती है, वो इसका संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। आदर्श वाक बलस्यमूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर DS कोठारी जी इसके थे, जो प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। उद्देश्य है भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं, जितना हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं आप अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं बार्क के बारे में। बार्क का आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। बार्क की जो स्थापना हुई, इसी को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहा गया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर,
इसकी जो स्थापना हुई 1954 में हुई। संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। स्थान ट्राम्बे मुंबई में इसकी स्थापना की गई। अच्छा, इसका उद्देश्य था कि परमाणु कार्यक्रम को भारत में बेहतरीन तरीके से डेवलप करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। स्थापना किसने करी? 1954 में होमी जहांगीर भाभा ने करी। किस नाम से? बार्क। ठीक है। 1967 में इसका नाम बदल करके बार्क किया गया था। 1967 में इसका नाम बदल के बार्क किया गया था। तो क्या इससे पहले इसका दूसरा नाम था? जी हाँ, इसका पुराना नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। उसी को AEET कहा गया था, जिसकी स्थापना ट्राम्बे में हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसकी स्थापना 1954 में होमी जहांगीर भाभा ने किया, तब इसका नाम था AEET, ये इसका नाम था, यानी कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, और ट्राम्बे में इसकी स्थापना करी। लेकिन 1967 में इसका नाम बदला गया, और नाम बदला गया तब इसका नाम रखा गया बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया था। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जो जनक हैं होमी जहांगीर भाभा हैं। ये कहने की बात आप नहीं है, ये आपने कई बार इन चीज़ों को पढ़ा भी होगा। बार्क के अनुसंधान रिएक्टर की अगर बात करें कौन कौन से हैं, तो आपने नाम सुना होगा अप्सरा, जर्लिना, ध्रुव, पूर्णिमा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब इसके अनुसंधान रिएक्टर हैं। अब हम लोग बात करते हैं DBT, ये क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट है। स्थापना 1986 में हुई। राजीव गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। पहले अध्यक्ष डॉक्टर S रामचंद्रन थे। NBT के अध्यक्ष इस समय MG मेनन। ठीक, तो आपने ये चीज़ें जितना यहाँ पे आपको दिया गया है उसी हिसाब से आप कंटेंट को रेडी करिएगा, उसी हिसाब से आप कंटेंट को पढ़िएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप समझिए, हमने आपको क्या पढ़ाया? ये पढ़ाया आपको हमने बार्क के बारे में। ये बार्क के बारे में पढ़ाया कि इसकी जो स्थापना 1954 में हुई होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। पहले AEET नाम था इसका, बाद में नाम 1967 में बदल गया। ठीक है। ये क्या है? तो ये भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम संचालित करता है बार्क। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत ही परमाणु ऊर्जा जो विभाग है वो 3 अगस्त 1954, पहली बार परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई। उसी के लहजे पे परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना 1954 पे की गई थी। बाद में 1958 में परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की गई थी। अब जब हम लोग बात करते हैं परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो परमाणु ऊर्जा विभाग में कुल 6 अनुसंधान केंद्र हैं। इनके नाम कभी कभी आपसे पूछता है। बार्क है उसी में एक, IGCAR है कलपक्कम में, RRCAT है इंदौर में, VECC है कोलकाता में, AMDR है हैदराबाद में, और GCNEP है बहादुरगढ़ में। तो ये 6 इसके अनुसंधान केंद्र हैं। इसके 5 उपक्रम भी हैं, सार्वजनिक उपक्रम है, जैसे NPCIL है मुंबई में, भवानी है कलपक्कम में, ECIL है हैदराबाद में, UCIL है जादूगोड़ा में, और IREL है मुंबई में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 3 इसके औद्योगिक संगठन हैं और 3 इसके सेवा संगठन हैं। औद्योगिक संगठन में NFC हैदराबाद में है, HWBP मुंबई में है, BRIT मुंबई में है, और 3 इसके जो सेवा संगठन हैं वो DCSEM मुंबई और DPS मुंबई और GSO कलपक्कम में है। तो हमने परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में पूरा अच्छे से चीज़ों को कवर कर लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं अंतरिक्ष विभाग के बारे में। तो अंतरिक्ष विभाग में जब हम लोग बात करते हैं तो सन 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बनाया गया। जैसे सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत ही किया गया था। इसरो की जो स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। अब जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कुछ आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि कुछ वैज्ञानिक संस्थान एवं उनके मुख्यालय हैं। तो ये डायरेक्ट कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है या इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे? बेंगलुरु। इसके फुल फॉर्म भी लिखे हुए हैं।
IISc का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। VSSC का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम केरल में है। SDSC का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सैक का कहाँ पे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है, अहमदाबाद गुजरात में है। DRDO का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली पे है। बार का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई पे है। तो देखो ये जो आप फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं इनको अच्छे से एक बार सिर्फ एक दो बार रिवाइज करिएगा, याद हो जाएंगे, क्योंकि मिलते जुलते हैं। जैसे बार का आप देखोगे तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, एक दो बार आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया ना तो ये तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। मुंबई में इसका, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। TIFR टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई में। NEL का नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु में है। CCMB का सेलुलर एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में है। NIO का राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में है। FIR का वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। AFRI का शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। तो दोस्तों ये पूरा जितना हमने आपको समझाया ये अच्छे से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये पूरा बैच का रिलेटेड जानकारी है, जैसे कि हम लोग अभी होमगार्ड का, कांस्टेबल का, SSC GD का बैच इस समय रन पे है, RO का भी चलने लगा है। तो आप लोग बैच ज्वाइन कर सकते हो, ये एप्लीकेशन से इनकी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। तो फाइनली हम लोगों ने इन चीज़ों पे क्या कवर किया ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो हमने इन चीज़ों पे आप लोगों को बताया कि जो इसकी पॉलिसीज़ थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमने उसके एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह को देखिए, बार के बारे में डिटेल से समझा, जो पॉलिसी थी वो समझी। अगले वाले में हम लोग दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या उपयोगिता है ये सेकंड वीडियो में समझेंगे। इसके बाद भारतीयों की उपलब्धियां विज्ञान क्षेत्र में क्या रही हैं, जैसे CV रमन के बारे में पूछ लेता है कि इन्होंने किसकी खोज करी, ठीक है, ये पेंसिलिन की खोज किसने करी, विज्ञान में एक उपलब्धि रही थी। अब्दुल कलाम जी ने विज्ञान के क्षेत्र में क्या करा, ठीक है, मिसाइल मैन इनको क्यों कहा जाता है। जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज़ें वो हम आप लोगों को कवर कराएंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।